इंडिया टीवी, आपकी आवाज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात की पुष्टि की कि पार्टी इस बार के राजस्थान चुनाव में किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। शेखावत ने कहा कि यह बात तो प्रधानमंत्री ही पहले कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की रणनीति तैयार हो चुकी है। अमित शाह और नड्डा ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है उस पर ही राजस्थान बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का कोई फॉर्मूला नहीं चलने वाला। बीजेपी अगर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारेगी तो बड़ी गलती करेगी। बीजेपी के सांसद 5 साल से अपने क्षेत्रों से गायब हैं। अब विधायक का चुनाव लड़ने लौटेंगे तो जनता हिसाब करेगी। खाचरियावास ने वसुंधरा राजे पर कहा कि जिस तरह बीजेपी महिला आरक्षण नहीं लागू कर रही है उसी तरह वसुंधरा राजे को भी किनारे कर दिया गया। बीजेपी बहुत दबाव में है और राजस्थान में जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो माहौल है, उसके बाद बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता बार बार आ रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के मुद्दों पर इशू बनाती है लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती। बीजेपी ये जो नाटक कर रही है चलने वाला नहीं है। बीजेपी कितना भी मंथन चल रहे, बीजेपी के अंदर खाते गुटबाजी है। वसुंधरा जी को जिस ढंग से इन्होंने किनारे किया उसके बाद बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को आकर और मीटिंगें लेनी पड़ रही है। अब ये मीटिंगें लेट हो गए। बीजेपी में वर्टिकल डिवीजन हो चुका है। आपस में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर संभालने में रखी हुई है। अब तक बार बार बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रही थी वो फेल हो गई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की हवा निकल गई। बीजेपी कुछ भी कर ले, राजस्थान में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी। बीजेपी का कोई भी नेता चुनावी रणनीति को लेकर पत्ते नहीं खोल रहा है। नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि ऐसी मीटिंग रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। जब भी केंद्रीय नेता आते हैं तो राज्य के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। राठौर ने इतना जरूर बताया कि अमित शाह और नड्डा की बैठक में परिवर्तन यात्रा की समीक्षा की गई और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की गई। जब कभी भी चुनाव होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व विचार विमर्श करने आता है। एक सामान्य कामकाज का एक तौर तरीका है। पिछले दिनों हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरी हुई। उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को रहे, ये हमारा राज्य नेतृत्व चाहता था। उसी नाते एक बैठक हुई, आगे का रोड मैप बना। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर रण कौशल में जब उतरते हैं तो सेनापति जब आते हैं तो उत्साह दिखेगा। जेडीयू सांसद मनोज झा की कविता पर मचे बवाल में तेज प्रताप यादव की एंट्री हुई। तेज प्रताप ने बीजेपी पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या बोलती है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आरएसएस की उपज है और आरएसएस नाथूराम गोडसे से जुड़ी है। बीजेपी की पूरी पार्टी हत्यारों की पार्टी है। इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है और खासकर केंद्र में उनका शासन है। और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता है। ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज़ नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है। और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है।
हम तो खुलेआम बोलते हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान है। हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने किसानों से झूठे वादे किए, मध्य प्रदेश के किसानों की गेहूं को उद्योगपतियों को बेच दिया गया। बीजेपी कुछ उद्योगपतियों की पार्टी है, किसान से दोगुनी आय के जो वादे थे वो सब झूठे निकले। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में भी किसानों के साथ वही हुआ है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति की चौपट हो गई। और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया, और ये इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई, पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को, और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया। इस मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावरिंग ने आप सरकार पर आरोप लगाए। अमरिंदर ने कहा कि खैरा को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। दिल्ली से भी मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया। कांग्रेस पार्टी सुखपाल खैरा के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ेगी। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूं। काहे का ये गलत किया तब भी, ये तब की सरकारों ने 2015 में अकाली दल ने ऐसा काम किया था, फिर कुछ मिला नहीं। एफआईआर दर्ज हुई थी, 10 लोगों के ऊपर दर्ज हुई, किसी ने खैरा साहब का नाम नहीं लिया, किसी ने खैरा साहब को गुनहगार नहीं ठहराया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी। तब क्यों नहीं एफआईआर में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? अब फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है, खैरा साहब को कुछ भी हो सकता है, खैरा साहब के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। 100% हमारे वो किसान सेल के चेयरमैन है, कांग्रेस 100%। दिल्ली ने आज मेरे को सुबह खड़गे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खैरा साहब के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी को हाईकमांड को ये बात सब मालूम आता है और पता है। सुखपाल खैरा के बेटे मेहताब सिंह ने पिता की गिरफ्तारी के बाद कहा कि मेरे पिता ने सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा सबको दिखाया। मेरे पिता पंजाब में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, आप पार्टी के खिलाफ जो बोलता है उसके साथ यही होता है। अब हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कारण तो सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खैरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी
ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई तो सुखपाल सिंह खैरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। एनआरआई दी कोठी जब कब्जा हुआ, आप सब जानते हैं उन्होंने कैसे एक एनआरआई परिवार को उनका हक दिलाया। जब पंजाब में रह के आप पंजाबियत और सिखों की बात करोगे, सरकारों के खिलाफ बोलोगे, तो उसका ये सरकार आपको मेडल देती है। मैं पर्चा नहीं मानता, ये पिछले 5 सालों में मेरे फादर की दूसरी अरेस्ट है, सो ये सच बोलने का नतीजा है। एक 2015 की पुरानी एफआईआर को इस्तेमाल किया गया है। उसी एफआईआर में हमें कोर्ट ने हमें समन किया था। सुप्रीम कोर्ट में हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वॉश किया। आज किसी ने मेरे को बताया कि जी गुरदेव सिंह की स्टेटमेंट, गुरदेव सिंह को तो अरेस्ट हुए 8 साल हो गए, 10 साल की सजा, 20 साल की सजा में से वो 8 साल काट चुका है। उसका बयान 2015 में लिया गया और उसके बयान को चलते आज 2018 में अरेस्ट किया गया। बड़ी हैरानी वाली बात है। कानून है वो सबके लिए बराबर है। पहले हम रिमांड डिपोज करेंगे, उसके बाद रेगुलर बेल में जाएंगे और उसके बाद जब हमें हाईकोर्ट जहां तक जाना लड़ना पड़ा हम लड़ाई लड़ेंगे। इनको अगर लगता है कि हमें हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करा के हमें डरा के धमका के बिठाया जा सकता है तो वो गलत है। वो सुखपाल खैरा को जानते नहीं। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार,